नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह और आज चुनावी अखाड़ा सजा है 2022 का मेरठ में। इस वक्त मैं मेरठ में हूं। मेरठ के लिए 10 तारीख बेहद अहम है। 10 मई 1857 जब इसी मेरठ की धरती से आजादी की पहली अलख जगी, शुरुआत हुई आजादी की लड़ाई की। ये 10 तारीख 2022 में भी मेरठ के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 10 फरवरी को पहले चरण में यहां पर मतदान होगा 7 सीटों के लिए और 10 मार्च को ही वोटों की गिनती होगी। यानी 10 मार्च को ही पता लगेगा कि मेरठ के लोगों ने किसको चुना है, किसके प्रति अपना विश्वास जताया है, मेरठ की क्या समस्याएं हैं, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, यहाँ के नेताओं ने अभी तक मेरठ के लिए क्या किया है। 2017 में 7 में से 6 सीटें बीजेपी जीती और 1 सीट समाजवादी पार्टी ने जीती, लेकिन इस बार के समीकरण क्या हैं, ये सब कुछ समझेंगे। मेरे साथ मेरठ के लोग मौजूद हैं और मेरे साथ तमाम वो जनप्रतिनिधि मौजूद हैं जो जवाब देंगे जनता के सवालों का। उनसे हम जानेंगे कि वो क्या वादे करके जनता के सामने जा रहे हैं और किस तरह से उनको पूरा करेंगे। ये सब बात होगी यूपी का अखाड़ा में, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। मेरठ क्रांति की धरती, खेल और एजुकेशन का हब, अपने स्पोर्ट्स उद्योग के लिए मेरठ पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहां के बने क्रिकेट बैट काफी मशहूर हैं। ऐतिहासिक लिहाज से यह शहर अहम है तो राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा जिला है। मेरठ में कभी कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था, लेकिन अब यहां बीजेपी का सिक्का चलता है। मेरठ जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। मेरठ शहर, मेरठ कैंट, मेरठ दक्षिण, किठौर, सरधना, सिवाल खास और हस्तिनापुर। 2017 में मेरठ की 7 विधानसभा सीटों में से 6 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। किस सीट पर किसने विजय पताका फहराया था, आइए आपको बताते हैं। मेरठ कैंट विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के सत्यप्रकाश अग्रवाल जीते थे। दूसरे नंबर पर बीएसपी के सत्येंद्र सोलंकी रहे थे। मेरठ दक्षिण विधानसभा सीट से बीजेपी के सोमेंद्र तोमर ने जीत हासिल की थी। बीएसपी के याकूब कुरैशी दूसरे नंबर पर थे। किठौर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के सत्यवीर त्यागी ने समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे शाहिद मंसूर को हराया था। सरधना की हाई प्रोफाइल सीट पर संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे माने जाने वाले अतुल प्रधान को शिकस्त दी थी। सिवाल खास विधानसभा से बीजेपी के जितेंद्र सतवई जीते थे। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के गुलाम मोहम्मद रहे। सुरक्षित सीट हस्तिनापुर से बीजेपी के दिनेश खटीक जीते थे। खटीक ने बीएसपी के योगेश वर्मा को हराया था। मेरठ शहर एकमात्र सीट थी जो बीजेपी के हाथ से निकली थी। यहां समाजवादी पार्टी के रफीक अंसारी बड़े अंतर से जीत हासिल करने में कामयाब हुए थे। मेरठ की 7 विधानसभा सीटों में 6 पर बीजेपी का आज भले ही कब्जा है, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा और आरएलडी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए लड़ाई इस बार खासी दिलचस्प मानी जा रही है। जाटलैंड में सपा ने जाटों की ही पार्टी से हाथ मिला लिया है, जिसे उसकी मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है। कुल मतदाता की संख्या लगभग 34 लाख से ज्यादा है, जिसमें पुरुष मतदाता 18,26,000 और महिला मतदाता 16,18,000 हैं। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ हिंदू
63.40% के आसपास है और मुस्लिम 34.43% के आसपास है। मेरा रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। जो मेहमान मेरे साथ हैं उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। सबसे पहले कहूंगी मेरठ के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हमारी टीम से कहूंगी उनको दिखाएं। आप सब तालियों के साथ अपना स्वागत कर लीजिए, क्योंकि आप ही वो लोग हैं जो मेरठ के लिए इतिहास लिखेंगे, यहाँ की धरती का भविष्य तय करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं अलग अलग पार्टियों के। हमारे साथ बीजेपी से अमित अग्रवाल हैं जो विधायक रह चुके हैं और इस बार उम्मीदवार हैं वो। बीएसपी से संजीव धामा हमारे साथ हैं, ये भी बीएसपी की तरफ से उम्मीदवार हैं। आरएलडी से नरेंद्र खजूरी साहब हमारे साथ हैं और कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय भी मैं आपसे करा देती हूं। कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं अजय त्यागी जी, जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। तमाम सवाल हम उनसे करेंगे। सबसे पहले तो अमित अग्रवाल जी, आप इसी सीट जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, मेरठ कैंट सीट से उम्मीदवार बनाए गए हैं। क्यों बदलना पड़ा उम्मीदवार? क्या खराबी थी पिछले उम्मीदवार में? खराबी नहीं थी, पार्टी का नियम है, वो वृद्धावस्था जब आ जाती है 75 साल से ज़्यादा की आयु में, तो दूसरा उम्मीदवार उसमें लाया जाता है, नया उम्मीदवार लाया जाता है। 75 के बाद रिटायरमेंट हो जाता है, तो उनका रिटायरमेंट हो गया, आप कह रहे हैं इसीलिए बदला गया है। इस बार कुछ आप लोगों को यहाँ पर, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ आता है, उसमें कुछ डर लग रहा है? क्योंकि पिछली बार 6 सीटें जीती थी, इस बार समीकरण कुछ मुश्किल है। 7 सीटें जीतेंगे और कोई मुश्किल समीकरण नहीं है। लेकिन किसान नाराज हैं, किसान नाराज नहीं पड़ेगा है कि नहीं? किसान नाराज नहीं है। किसानों ने एक बात अपनी कही थी, हम उनको समझा नहीं पाए थे, हमने अपनी बात वापस ले ली, कानून वापस ले लिया। संजीव धामा जी, आप उस सीट से उम्मीदवार हैं जो मेरठ की सबसे हॉट सीट है, सरधना सीट। 2012 और 2017 दोनों में संगीत सोम जीते हैं, इस बार कैसे मुकाबला करेंगे आप उनका? सरधना सीट बीएसपी पहले भी जीत चुकी है, कोई नई बात नहीं है कि पहली बार ही हम लोग वहाँ जीतेंगे। निश्चित रूप से इस बार जो बीजेपी के कार्य करे हुए हैं उनके आधार पे उन्हें निश्चित हार मिलेगी और बसपा वहाँ अपना परचम लहराएगी। नरेंद्र खजूरी जी, आरएलडी और समाजवादी पार्टी में जो गठबंधन हुआ वो गठबंधन बरकरार रहेगा या अभी उसमें दरार यहीं मेरठ से नजर आने लगी है? गठबंधन बेकरार है, जो दोनों नेताओं के फैसले हैं उस पर सब अड़िग हैं और सब मजबूती के साथ वोट देने का काम करेंगे। सिवाल खास सीट पे आपकी कुछ नाराजगी है? आप सिवाल खास सीट पे जो नेताओं के फैसले हैं वो सबके सिरोधार्य होंगे और उसी के अनुरूप सब चलेंगे। हमारे नेता का आदेश वो सर्वोपरि है। अजय त्यागी जी, आपके लिए मेरठ में क्या है? क्या इस बार कहीं कुछ उम्मीद नजर आ रही है? मेरठ में उम्मीद है और मेरठ में हम जीतेंगे। हमारी सीटों का डिक्लेरेशन अभी नहीं हुआ है, लेकिन हम मेरठ में जीतेंगे, क्योंकि बीजेपी ने कोई काम करके नहीं दिया। यहाँ पे कोई प्रगति, कोई इसके उन्नति के लिए मेरठ में कोई काम नहीं किया है किसी सीट पे भी, इसलिए अब हमारे जीतने की पूरी उम्मीद है। बताइए, चुनाव वोटिंग में कितने दिन बचे हैं? मुश्किल से 20-22 दिन, और अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई। फिर किस आधार पे आप कह रहे हैं कि आप जीतेंगे? इसलिए कि अच्छे उम्मीदवार ढूंढ के लाना है, हमें अच्छे उम्मीदवार देख के लाने हैं, उसमें जो भी अच्छे उम्मीदवार लेकिन विपक्षी कह रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी कह रही है और दूसरे दल कह रहे हैं कि आपको उम्मीदवार मिल नहीं रहे, दरअसल इसलिए दिक्कत हो रही है। उम्मीदवारों की तो कमी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उम्मीदवारों में से सबसे उत्तम उम्मीदवार कौन है, इसकी इंतजार है। अमित जी, मेरठ की ही सीटें ऐसी हैं, 2 जगह सिटिंग विधायक बदलने पड़े, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को टिकट नहीं दिया गया, ये क्या वजह रही? क्या इन विधायकों का, एक तो आपने बताया चलिए कि उनका एज फैक्टर था, इस वजह से उनको टिकट नहीं दिया गया, दूसरा टिकट जो काटा गया और वहां पर खुद विरोध कर रहे हैं पार्टी के ही लोग। जो विरोध क्षणिक विरोध था, जब आदमी का टिकट नहीं होता है तो उसको लगता है कि मेरा नंबर क्यों नहीं आया, लेकिन अब सब शांत है, सब लोग का पार्टी के काम में लग चुके हैं, कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। लक्ष्मीकांत जी हमारे सबसे बड़े नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं, उनको पार्टी ने पूरे प्रदेश में घूमने की और सबको, नौजवानों को और अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को और जनता को मोटिवेट करने की जिम्मेदारी दी है, पूर्व पश्चिम से लेकर पूरब तक की, और वो अभी हम अपने अभियान पर निकल चुके हैं, वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ आ रहे हैं। सिवाल खास सीट से आप लोगों ने मनिंदर पाल सिंह को उतारा है, आपके कार्यकर्ता खुद विरोध कर रहे हैं उनका, तो किस तरह से जीत? कार्यकर्ता विरोध नहीं कर रहे हैं, जो एक दूसरे के थोड़ा सा लगाव होता है दूसरे व्यक्ति का, वो कार्यकर्ता उसके साथ जुड़े होते हैं, तो वो थोड़ा सा अपना
मन की नाराज़गी प्रकट कर देते हैं, लेकिन सब शांत है। मनेंद्र पाल सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन है, बहुत अच्छा नौजवान युवक है, बहुत अच्छा काम करता है, वो निश्चित रूप से जीतेगा। सर ये बताइए कि आरएलडी के चुनाव चिन्ह से समाजवादी पार्टी ने गुलाम मोहम्मद को उतारा है, क्या जरूरत पड़ी जाट बाहुल क्षेत्र में मुस्लिम कैंडिडेट को उतारने की, और इसी बात को लेकर समाजवादी पार्टी और आरएलडी में खींचातान भी चल रही है? मेरा कहना ये है, ये नेताओं के फैसले हैं। हमारे नेता की जो पॉपुलैरिटी है, और हम ये सिद्ध करेंगे कि हमारा दल के लोग मजबूती के साथ गुलाम मोहम्मद जी को जिताने का प्रयास करेंगे, और निश्चित तौर पर वो जीतेंगे भी। लेकिन खबर तो ऐसी है कि कहा जा रहा है कि सिवाल खास को लेकर एसपी और आरएलडी अलग हो सकते हैं, इतना ज्यादा आपस में टकराव है। फैसले नेता करते हैं, लेकिन उस पे काम तो कार्यकर्ताओं को करना होता है ना, वही साथ नहीं देंगे तो कैसे आगे बात बढ़ेगी? बिल्कुल हमारा मतदाता नेताओं ने जिम्मेदारी दी है उस पर खरा उतरने का काम करेगा, और निश्चित तौर पर इसलिए कि बीजेपी के लोगों ने जो वादा चुनाव वोट लेने के लिए करा था 2017 में, जो वायदे किए थे गन्ने का 14 दिन में पेमेंट करवाएंगे, हम और सहूलतें देंगे, बेरोजगार को वादा किया था कि हम नौकरियां देंगे, इन सब मुद्दों को लेकर। अच्छा अखिलेश यादव अब कह रहे हैं कि 14 दिन में गन्ने का पेमेंट करेंगे, जब उनकी सरकार थी तब का पेमेंट क्यों बकाया है? तब पेमेंट क्यों नहीं करा था? अब क्यों जागे? अब इसलिए करें, जनता क्या ये सवाल नहीं करेगी? नहीं, अब इसलिए करेंगे क्योंकि लोकदल साथ में है और किसान का बेटा साथ में है। मतलब कान मरोड़ने के लिए, लेकिन लोकदल तो पहले भी साथ था, तब क्या किया था? नहीं पहले किया था, पहले कोई भुगतान बकाया नहीं बचा था, और अब फिर बात कर रहे हैं, फैक्ट पे तो बात करिए, बकाया था। धामा साहब, पिछले बार के चुनाव में 7 सीटों में 1 समाजवादी पार्टी जीती, 6 बीजेपी जीती। जो 6 बीजेपी जीती उनमें 3 में बहुजन समाज पार्टी नंबर 2 पर रही थी। तो इस बार कैसे सोच रहे हैं आप लोग कि नंबर 2 से उन 3 सीटों में कम से कम नंबर 1 पे पहुंचेंगे? कुछ रूट प्लान है उसका? देखिए, 3 सरकारें पिछली 15 साल में गुजर गई। 5 साल हमारी पार्टी की सरकार रही, उसके बाद 5 साल समाजवादी पार्टी की रही, और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। तीनों सरकारों के जो कार्यकाल हैं किसानों ने देख लिए हैं। किसानों की आय दुगनी करने की जो बात बीजेपी करती है, वो माननीय बहन जी ने 2007 से 12 के बीच में दुगनी करके छोड़ी थी। 85 रुपये गन्ना रेट था। मैं गन्ना किसान हूँ, अमित जी हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं, वो भी गन्ना किसान है। 85 रुपये रेट था जब बसपा की सरकार आई थी, और 210 रुपये पे छोड़ के गई। 5 साल में 125 रुपये की बढ़ोतरी, और अगली 2 सरकारों ने 85। 2012 में फिर क्यों वापस नहीं आई? क्योंकि कुछ लोगों ने दूसरी तरह की बातें फैला दी, जो पार्क बने या उन्हें कि जी पत्थर की सरकार है, इस टाइप की जो बातें चलाई। उन काम तो लोगों तक पहुंचते हैं ना, पत्थर की सरकार हो या मूर्ति की सरकार, काम लोगों तक पहुंचा, लोग याद कर रहे हैं। आप भी आज किसी से भी पूछिए, अभी मैं देख रहा था कई जगह इंटरव्यू होते हैं तो आदमी पूछता है कि जी सरकार तो बहन जी की सही थी, शासन के मामले में, प्रशासन के मामले में। आज लोग याद कर रहे हैं। मीडिया कुछ भी कहे, मगर लोग इस समय बहन जी की सरकार को याद कर रहे हैं। वोट देने में कुछ नहीं करता, वोट देने लोग ही जाते हैं, वो नहीं देते हैं तभी सरकार नहीं बनती, देते हैं ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है, वो 5-6% कम हुआ। ज्यादा ब्लेम देना बंद करिए आप लोग, सबसे आसान है। देखिए हम ब्लेम नहीं कर रहे, हम भी अभी मीडिया के बीच में ही बैठे हुए हैं, हम मीडिया के बीच में बैठ के बात कर रहे हैं। हमारा कहना ये है कि जो ये आपके पोल ओपिनियन या जो भी चल रहे हैं ना, वो सब दिखावटी है। 10 मार्च को जब परिणाम आएंगे 2007 वाला रिपीट होगा, आप कह रहे हैं? बिल्कुल 2006 जो नहीं समझ में आ रहा है। एक मिनट मैं पूरी बात कर लूं। 2006 में भी जब मान्यवर काशीराम जी का देहांत हुआ था, इसी तरह की बातें चली थी कि बसपा खत्म हो गई है, बसपा खत्म हो गई है, और 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। त्यागी साहब, मेरठ में यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या है जिसको आधार बनाकर आप लोगों के बीच जाएंगे? प्रियंका गांधी कह रही लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन सवाल ये भी पूछा जाता है कि जो लड़की यूपी में लड़ सकती वो पंजाब और उत्तराखंड में क्यों नहीं लड़ सकती? पंजाब और उत्तराखंड के लिए भी सवाल किए जाते हैं इसको लेकर। आपने 2 चीज़ पूछी कि मेरठ वालों के लिए क्या है जो मेरठ वाले हमें वोट देंगे या हमारे पार्टी को वोट देंगे। सवाल है कि मेरठ वालों ने देख लिया, बीजेपी की गवर्नमेंट भी देख ली, सपा की गवर्नमेंट भी देख ली, बसपा की गवर्नमेंट भी देख ली। उन्होंने सब कुछ चीज़ों को अपनाने के बाद में उनके समझ में यह आया कि कांग्रेस गवर्नमेंट जब थी यहाँ पे तो प्रगति हुई थी, प्रगति की सूचक थी कांग्रेस गवर्नमेंट, और उसी आधार पे हम वोट मांगेंगे, उसी आधार पर जनता हमें वोट देगी, उसी आधार पर हम लड़ रहे हैं।
जहाँ तक लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का सवाल है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का मतलब यह है कि लड़ सकती हूँ, वो चाहे शुरुआत यहाँ से हो, उत्तर प्रदेश से हो या कहीं से भी हो। ये इसका उत्तर प्रदेश में अगर इस बात की शुरुआत हुई है तो ये और प्रदेशों में नहीं होगी, ऐसा नहीं है। अगर किसी को तकलीफ होती है दूसरे प्रदेश में तो महसूस उतना ही किया जाता है, ऐसा नहीं है कि उसको महसूस। लेकिन ये भी कहा जा रहा है ना कि वहां पर तो आपके आने के चांसेस हैं, तो वहां पर लड़की नहीं लड़ सकती है, वहां पर 40% का वादा नहीं किया गया, जहां पे पता है कोई आधार ही नहीं है वहां पर 40 के 60% भी कर दो, दूसरी पार्टियां कहती हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि वहाँ वादा नहीं किया गया या नहीं है। ये वादा सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है बल्कि पूरे जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, उत्तराखंड और पंजाब में कहाँ है? रेणु आर्या भी छोड़ के गई, वो तो यही कह रही है वहाँ 40% कराएं, यहाँ 20% ही कर देते ये हैं। रेणु आर्या जी कह रही है ना, छोड़ के गई हैं तो जाने का कोई ना कोई तो बहाना होगा। हाँ ये बात है, जाने का कोई ना कोई बहाना होता है। और कई लोग तो ऐसे जो 5 साल रहते हैं, 5 साल बाद कहते हैं मंत्री रहे, स्टूल में बिठाए गए इसलिए छोड़ के चले गए जी पार्टी। जी 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 जी। चीज बताइए कि आप समाजवादी पार्टी के साथ आए, मेरठ जाटलैंड कहलाता है, क्या जरूरत पड़ी समाजवादी पार्टी को इस जाटलैंड में 4-4 मुस्लिम उम्मीदवार उतारने की? क्योंकि एक तरफ आप लोग दावा कर रहे हैं किसान नाराज हैं, जाट नाराज हैं बीजेपी से, उनको वोट नहीं करेंगे, तो फिर वोटों के ध्रुवीकरण की जरूरत क्यों पड़ी? जहाँ तक 4-4 प्रत्याशी उतारने का मामला है, जितनी जिसकी आबादी आप देखिए कि 32% इधर मुस्लिम है, हम लोग सामंजस्य बनाकर एक भाईचारा बनाकर हमारी पार्टी भाईचारे पे काम कर रही है। 65% वालों में फिर उसकी ज्यादा भागीदारी होनी चाहिए, तीनों नहीं, हमने उनकी भी भागीदारी की है। हाँ। हमने उनकी भी भागीदारी की है। हमने सामाजिक जो ताना बाना क्षतिग्रस्त हुआ था, हम उसको बनाने का पुनः प्रयास किया है। उसी हिसाब से हम लोगों ने उम्मीदवार उतारे हैं और निश्चित तौर पर हमारे उम्मीदवार विजयी होंगे, क्योंकि जो बीजेपी की विफलताएं हैं पिछले 5 साल से, केंद्र की और प्रदेश की, लोग पूछेंगे कि आपने बेरोजगारी में क्या वादा किया था, लोग पूछेंगे आपने किसान के बारे में 750 किसान जो मरे हैं इस उसमें आपके धरने में, उनका हिसाब पूछेंगे। तो निश्चित तौर लोग पर नाम भी पूछते हैं, 750 किसान कहाँ हैं, कौन सी पहचान है, कहाँ से आइडेंटिफाई हुए हैं? यही तो संवेदनाएं मर गई, यही संवेदनाएं मर गई, यही संवेदना मर गई सरकार की। फैक्ट पे होती है ना? नहीं, फैक्ट पे होती है। कानून वापस क्यों लिए? जवान का जवाब कहाँ दिया किसी ने? अगर वो कानून सही थे तो वापस क्यों लिए? 750 किसानों की आहुति क्यों दी? ये लोग सवाल पूछेंगे। बीजेपी के जो जाएगा अपना उम्मीदवार, उससे सवाल पूछेंगे गांव के लोग। अमित जी, अगर वाकई कानून वापस लेने थे तो सवाल ये उठता है कि इतना इंतजार क्यों किया गया, साल भर इंतजार क्यों किया गया, क्यों पहले नहीं वापस ले लिए गए, क्यों साल भर इस तरह से दिल्ली के बॉर्डर सील रहे, किसान वहां बैठे रहे, किसान नेता बैठे रहे, लेकिन दिल्ली की जनता कितनी परेशान हुई, इसके बारे में क्या किसी ने कभी सोचा? देखिए, सोचा, कानून किसानों के हित के लिए बने थे। इस कानून में किसान को सुविधा मिली थी, अपनी खेत की किनारे से लेकर सड़क, डहर और गली, सड़क पर वो अपना अनाज बेच सकता था, बिना मंडी समिति दिए बेच सकता था। लेकिन इस बात को किसानों को बरगलाया गया, किसानों को अब मंडी समिति देने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि वो मंडी में जाके सामान बेचें। और जमींदारा एबोलिशन कानून चौधरी चरण सिंह जी ने बनाया था। मैं बड़ा उनको श्रद्धा के साथ इसलिए देखता हूँ कि उन्होंने किसानों को एक नया जीवन दिया था। उसके अंदर उन्होंने सुरक्षा दी थी, धारा 84 से लेकर धारा 90 तक, कि कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी मालिक, कोई भी व्यक्ति 50,000 मीटर ज़मीन से ज़्यादा नहीं रख सकता। तो कौन एमएनसी जो है ज़मीन ले लेती जब 50,000 मीटर से? ये जो आप यहाँ कह रहे हैं ना, ये आप समझा तो नहीं पाए थे ना? ये मैंने कहा कि हमने समझाने की कोशिश की, लोगों वापस लेने पड़े। जो उन्होंने उनको लोगों को भरगलाया, किसानों को भरगलाया, चंद लोग नेता बनकर वहाँ बैठ गए। ये 750 लोगों के मरने की बात कर रहे हैं। जो लोग अपने गाँवों में, घरों में गए हैं, उनकी इन्होंने सूची बना ली है। वो सूची भी ये दे नहीं रहे हैं। वहाँ कोई मौत नहीं हुई, वहाँ कोई मौत नहीं हुई, किसान धरने पर कोई मृत्यु नहीं हुई, किसान बैठा हुआ था, कोई किसान मृत्यु नहीं हुई। तो कभी इनके पास शासन था, प्रशासन था, बहुत वहाँ पे रहे हैं, वहाँ बहुत रहे हैं। और अगर चंद लोग थे तो चंद लोगों की वजह से आप किसानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, उन नेताओं की, जो नेता धरने पर बैठे थे, उनकी सम्मान करते हुए कानून वापस लिए गए हैं। अच्छा, ये बताइए, जाट अभी भी नाराज है, पश्चिमी यूपी में बीजेपी को नुकसान होगा या आपको लग रहा है सब भरपाई? जाट बिल्कुल नाराज नहीं है। मैं सारे दिन घूम रहा हूँ, सारे में जा रहा हूँ, जाट मेरे पास आ रहे हैं, मेरा स्वागत कर रहे हैं, मेरा उद्बोधन कर रहे हैं। जाट पूरी तरीके से 100% बीजेपी के साथ है। चुनाव परिणाम बता देंगे 10 मार्च को, 10 मार्च को बता देंगे। और जाट इनके साथ है, इन्होंने जाट उम्मीदवार क्यों नहीं खड़े करे? हमने तो 17 के 21 कर दिया पश्चिम उत्तर प्रदेश में, 17 से 21 कर दिया हमने।
नहीं आप तो इन्होंने तो घटा अरे दिए, आप तो- इन्होंने घटा दिए। खजूरी साहब, सिवाल खास जो जाटों की सीट है जिसमें, और इस बात से आप भी मना नहीं कर सकते कि वहां पर इस बात से लोग नाराज हैं कि वहां से जाट उम्मीदवार क्यों खड़ा नहीं किया गया। आप वहां पर जाट खड़ा नहीं कर पाए, फिर किस आधार पर? अगर बीजेपी से जाट नाराज है तो सबसे ज्यादा फायदा तो आपको ही होता, क्यों नहीं खड़ा कर पाए आप लोग? मैं ये कह रहा हूँ साहब, जब सीट शेयरिंग होती है कभी छोड़नी पड़ती है, कभी लेनी पड़ती है। ये नेताओं के फैसले हैं, इस नेताओं के फैसले हैं हमारे, और हमारा बिल्कुल भी मतदाता नाराज नहीं है। और निश्चित तौर पर गुलाम मोहम्मद को जिताने का काम करेंगे। आप ये मत जाटों का लेंगे और जिताएंगे मुस्लिम। क्यों? मुसलमान नहीं, मुसलमान नहीं, गठबंधन का प्रत्याशी है, एक चीज वो बताइए गठबंधन का रामा प्रत्याशी साहब, है। इस बार के चुनाव में क्या AIMIM को कोई फैक्टर आप लोग मानते हैं? 3 सीट से उम्मीदवार उतारा है सदुद्दीन ओवैसी ने, आपकी सीट से एक तो उतारा है, सरधना से, किठौर से और सिवाल खास, इन तीनों से उतारा है। वोट कटेंगे वहां पर आप? देखिए, ये तो आप लोग काफ़ी समय से जितने जहाँ भी चुनाव होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, हमेशा वो वहाँ पहुँच ही जाते हैं और उन्हीं सीटों पे वो लोग पहुँचते हैं जहाँ उन्हें वोट काटने की जिम्मेदारी दी जाती है। उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जब उनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वोट ही नहीं मिलते उनको, तो फिर काहे के लिए बी टीम? बी टीम कोई कायदे की रख लीजिए आप। बी टीम होती तो शहर में खड़ा करते हमने ना। उसके बारे में बात ही नहीं की। मेरठ शहर में तो खड़ा आपने किया नहीं उन्होंने। बताया। मेरठ शहर में मेरा खड़ा काम ही किया। है सवाल करना। देखिए मेरठ अभी शहर जवाब अभी से हमारी संतुष्ट जीती हुई हो ना। सीट नहीं है फिलहाल, समाजवादी पार्टी है वहाँ। अभी हम उसको सीट को जीतेंगे, और अगर हमें जीतना होता, सातों सीट जीतेंगे आप? सातों सीट, एक ही तो बाकी रह रही है ना, एक ही तो बाकी है शहर, अब वो जीतेंगे। मतलब कोई नाराज नहीं, कुछ नहीं, सब बड़ा साथ में है। नौजवान उम्मीदवार उतारा हमने। अब बताइए, आप तो अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए, वो कह रहे हैं सातों सीट जीत लेंगे। वो सातों सीट जीत लेंगे। वो ख्वाब देखने में कोई बुराई नहीं है, ये सातों अरे सीट ख्वाब जीतेंगे। एक त्यागी साहब, सातों सीट ख्वाब देखने के आज लिए की कुछ हालत हकीकत में, तो है। आज की हालत में सातों सीट जीतने का उदाहरण ये है कि दूसरे को जवाब नहीं देना चाहते, बोलने नहीं देना चाहते। आपकी बात जवाब हमसे मांग रहे हैं, बोल वो रहे हैं। आप जरा एक आप बात अंदाजा बताइए। लगाइए कि हालत क्या हो गई है बीजेपी की, जिसमें सातों सीटों को जीतने का दावा करती है बीजेपी। आज बीजेपी सुनने तक के लिए तैयार नहीं है, किसानों की नहीं सुनेगी, आम जनता की नहीं सुनेगी, किसी कौम की नहीं सुनेगी। आप हिंदू और उसकी बात कर रहे हैं, मुस्लिम की, उनकी नहीं सुनेगी, सुनेगी किसकी? त्यागी साहब, लेकिन कांग्रेस को लगता नहीं कि उसको आत्मावलोकन करने की बहुत जरूरत है? 10 तारीख को चुनाव है, 21 दिन 22 दिन रह गए हैं, प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए, वो सपने देख रहे हैं, तो उनके पास कम से कम कुछ आधार है। आपके पास तो अभी तक आधार भी नहीं है। सातों सीटों का जीतने, बोल लेने दीजिए। और बोलिए बोलिए, जब वो आपकी तरफ से नारे लगा रहे थे तो आपको अच्छे लग रहे थे, अब वो दूसरी तरफ से लगा रहे तो आपको बुरे लग रहे हैं। नहीं, इतना सवाल selective मत सवाल होइए। नारे बुरे नहीं लग रहे, नहीं बस, नारे बुरे लग नहीं रहे हैं। हाँ। लेकिन जो प्रश्न आपने पूछा, मुझसे पूछा, हाँ, जवाब बिल्कुल, तो देने बिल्कुल, दीजिए दीजिए ना, जवाब, दीजिए। इसलिए सिर्फ लग रहे हैं कि बोलने दीजिए। हाँ, बोलिए बोलिए। जहां तक 7 सीटों का सवाल, 2 सीटों पर हम जो है लड़की है, लड़ सकती है। 2 कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके हैं, हसनापुर और किठौर, दोनों जगह के कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके हैं, और वो दोनों 5 सीटें बाकी रह रही हैं। सवाल ये है कि जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा, अभी आपने जैसा कि प्रश्न पूछ रहे थे, वो किसी न किसी जाति बिरादरी किसी चीज़ का होगा। वो जिस भी जाति बिरादरी का होगा, इस वक्त हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कभी ये अवलोकन नहीं किया कि ये हिंदू है या मुसलमान। आत्मावलोकन ही नहीं करती ना कांग्रेस पार्टी, तभी ये हालत हो गई। दिक्कत यही है। त्यागी साहब, एक बात बताइए, हस्तिनापुर सीट आप जीतेंगे, आप कह रहे हैं? बिल्कुल जीतेंगे। हमने तो लखनऊ का रास्ता खुला है, क्योंकि अभी तक तो यही माना जाता है ना, जो हस्तिनापुर जीतता है वो लखनऊ पहुंचता है। तो इस बार तो इनकी सरकार बन रही है, आप तीनों मान रहे हैं? मतलब ये कहा जाता है ना, ये है मेरठ के, ये कहावत है ना कि जो हस्तिनापुर जीतता है वो लखनऊ पहुंचता है। तो यानी आपके लिए राह बहुत आसान है। फिर क्या दिक्कत है? कैंडिडेट चुनिए, जल्दी फटाफट खड़ा करिए, लोगों के बीच सवाल ये कि कैंडिडेट चुनना है, इसकी प्रदेश की प्रगति करनी है, तो अच्छे कैंडिडेट लाने हैं। उसमें थोड़ी देर सवेर हो सकती है, इसमें क्या बात है? 21 तारीख के बाद अभी समय है, अभी समय है। समय अभी 21 समय के बाद तो इन्हें फायदा हो जाएगा। 21 तक अगर बाद में लाएंगे तो आपको क्या फायदा नहीं देंगे, आप इस उसमें मत देखिए, रहिए। ये खुद बी टीम है समाजवादी पार्टी की। अच्छा, आज एक बात बताइए, कौन किस, ये समाजवादी पार्टी की बी टीम है, AIMIM आपकी बी टीम है, आपकी बी टीम कौन सी है दामा साहब? देखिए, सबको पता है, पूरे देश को पता है। आपने जिस पार्टी के लिए सवाल किया था उसका जवाब मैंने दिया, कौन किसकी बी टीम है। और इस बारे में लेकिन मुझे ना सदुद्दीन ओवैसी एक बात कहते हैं, मुझे उनकी बात ठीक लगती है कि हम राजनीतिक दल हैं, हमारा अधिकार है हम कहीं पर भी जाके लड़ें, और अगर इससे दूसरे को नुकसान होता है तो उसकी वजह से हमें क्यों किसी की बी टीम कही जाती है? जायज बात है ये। मैं बताता हूँ। अब आप ये कहेंगे हमारे वोट कटते हैं इसलिए वो बीजेपी की नहीं, बी टीम है। अब या तो आप जवाब सुनने के लिए आप थोड़ा वक्त दे दीजिए। बताइए।
यहाँ सारी सीटों पे चुनाव लड़ें, दूसरी जगह जा रहे हैं सारी सीटों पे चुनाव लड़ें, वो उन्हीं सीटों को बिल्कुल चुन के उन सीटों पे चुनाव लड़ाया जाता है जिन सीटों पे किसी पार्टी को फायदा हो, इसलिए उन्हें बी टीम कहा जाता है। और दूसरी चीज, जितना गलत गलत शब्दों का प्रयोग करते हुए वो बोल जाते हैं, आज तक उनके खिलाफ एक चीज नहीं, वरना ये भारतीय जनता पार्टी, इस याद करिए, जिसने कुछ भी इनके खिलाफ बोला, इनके घूम रहे हैं ना, उनके खिलाफ क्या हुआ? किनके खिलाफ नहीं हुआ? तौकीर रजा, जिन्होंने इतनी बड़ी वीडियो, अरे आप देखिए, छोटी छोटी बातों पे इतने बड़े बड़े मुकदमे दर्ज हुए, इतने बड़े बड़े, उन लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी, उसके बाद उन पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। आप लोग अगर आकलन करना चाहते हो तो निष्पक्ष करें। उनके कहने पे सर्टिफिकेट बांटना सबसे आसान काम है, राजनीतिक पार्टियां खूब सर्टिफिकेट बांटती हैं। ये बताइए, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से हैं, क्या कुछ अभी सब कुछ फाइनल हो गया, तय हो गया, या अभी समाजवादी पार्टी के साथ है, नहीं है? बड़ी मतलब असमंजस की स्थिति है अभी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। जनता बिल्कुल समझदार है और बिल्कुल आने वाले चुनाव के अंदर आप देखिएगा एक तरफा हमारी परचम लहर हमारी चल रही है और मजबूत तरीके से हम जीतेंगे। आप देखिए, कितनी सीटें फाइनल मिल रही हैं प्रगतिशील समाज पार्टी? देखिए, हमारे को 200 से ऊपर मिलनी है। सरकार में तो हम आ ही रहे हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है, पहले ये तो तय कर लीजिए। प्रगतिशील समाजवादी और गठबंधन से समाजवादी पार्टी एक ही है। आप चाचा भतीजे एक ही है, परिवार एक ही है। पिछली बार 4 बार बहू चली गई अलग, आप कह रहे हैं परिवार एक ही। अगर परिवार इतना एक होता तो क्यों अलग चली जाती? समाजवादी पार्टी से अपर्णा यादव अलग हुई हैं। उधर शिवपाल यादव भी कुछ फिर से नाराज नजर आ रहे हैं। किस तरह से होगा, कोई समीकरण बन पा रहा है? देखिए, एक तो 403 की 403 सीटों पर शिवपाल जी लड़ रहे हैं, उनके भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना है। वो कह चुके सीटों का कोई विवाद ही नहीं। 403 में कैसे शिवपाल जी लड़ रहे हैं, समझाएंगे थोड़ा समीकरण? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, शिवपाल जी कह चुके हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि इस बार भाजपा को हटाना है, और उसमें सीटों की कोई लड़ाई ही नहीं है, सीटों की हमारी मांग ही नहीं है। जहां भी समाजवादी का कैंडिडेट लड़ रहा है या रालोद का कैंडिडेट लड़ रहा है, वहां शिवपाल जी स्वयं लड़ रहे हैं, अखिलेश भैया खुद लड़ रहे हैं। और यह गठबंधन की सरकार है। जैसे आपने कहा अपर्णा जी चली गई, अपर्णा जी के जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अपर्णा जी महत्वाकांक्षी हो चुकी थी और अपर्णा जी को शायद कोई लालच ऐसा सताया कि वो वहाँ का उन्होंने रुख पकड़ा है, और उससे हम तो उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। एक बात बताइए, जब शिवपाल जी गए थे तो उनको भी कुछ लालच था, कुछ उज्जवल भविष्य का उनके मन में भी ख्याल आया था, तभी वो गए थे क्या? शिवपाल जी जब गए थे तो शिवपाल जी अपने आप में एक बहुत मजबूत चेहरा उत्तर प्रदेश का है, और शिवपाल जी जब गए थे तो उन्होंने अपना संगठन खड़ा कर अपना वजूद भी उत्तर प्रदेश में बता दिया। और इसी कारण बना पाए उत्तर प्रदेश में शिवपाल जी, अगर अपना वजूद बना पाते। आज वाजपेयी जी ने एक बयान दिया जिसमें कहा कि जो झूठा बयान उन्होंने पूरे मीडिया में फैलाया कि शिवपाल जी की जो है वो भाजपा के कांटेक्ट में है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। 2022 के चुनावी अखाड़े में मेरठ से इस वक्त यहाँ पर मेरठ की महिलाएं हैं। ये बताइए कि आप लोगों के लिए, अब मैं आप लोगों से पूछूंगी कि मेरठ के लोगों की समस्याएं क्या हैं, मेरठ के लोगों की दिक्कतें क्या हैं, इन 5 सालों में क्या काम हुआ और क्या काम है जो नहीं हुआ। ये बताइए कि यहाँ पर महिलाओं की क्या समस्याएं हैं अभी भी, और कौन सी ऐसी समस्याएं थी जिन पर काम हुआ? मेरठ में सबसे ज़्यादा पहले में जब सपा और बसपा की रहती थी तो गुंडागर्दी, चेन खींचना, अपहरण, बलात्कार, लूट, ये सब बहुत ज़्यादा होता था। अब बीजेपी की सरकार जब से आई है योगी जी की, तब से सब गुंडे गड्डी में हैं और महिलाएं सुरक्षित हैं कभी भी। और मैं समाजवादी पार्टी के साथ में जो रालोद जी वाले हैं, इनसे पूछना चाहती हूँ कि इनकी अपनी बहू बीजेपी में जा रही है, वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, तो और महिलाओं को किस बात का ये सब वो देंगे कि हम आपको सुरक्षित रखेंगे? अब समाजवादी पार्टी का जवाब आपको देना होगा। बताइए, जब समाजवादी पार्टी के घर की बहू जा रही हैं दूसरी पार्टी में, तो वो कह रही हैं कि वो तो खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही, तो बाकियों को आप क्या सुरक्षा देंगे? अब ये उनसे पूछे तो बेहतर होगा। अरे मैं इस पे क्या जवाब दूं? साथ में है, जब साथ होते हैं तो अच्छाई नहीं, बुराई साथ साथ मैं उस चलती पर है। क्या जवाब दूं? ये उनसे पूछे तो बेहतर। जायज बात है कि आप उस पर क्या जवाब देंगे। आपको क्या लगता है, क्या चीजें अभी तक हुई हैं यहाँ पर एक खड़े, और क्या चीजें होनी बाकी हैं महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए बीजेपी ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। गरीब जितनी भी महिलाएं हैं हमारे बीच में, बहनें हैं, वो आज सुरक्षित महसूस करती हैं। और उसके अलावा गैस के कनेक्शन हैं, और बच्चों की लड़कियों की पढ़ाई की शिक्षा है, वो भी बहुत, उसमें भी बहुत सहयोग किया है। और बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए आई है कि लड़की की शादी के समय 51,000 रुपये, इतनी योजनाएं महिलाओं के लिए बीजेपी ने उतारी है कि आज तक किसी पार्टी ने नहीं की। और आज हम जो मतलब बाहर निकल कर कार्य कर पाते हैं और बेखौफ कर पाते हैं, वो बीजेपी की वजह से ही कर पाते हैं। अच्छा, आपने सिलेंडर का जिक्र किया, ये बताइए कि सिलेंडर के दाम तो बढ़े हैं ना कि कम हुए हैं? इससे दिक्कत है कि नहीं महिलाओं को?
सिलेंडर के दाम तो बहुत बढ़े हैं, इससे हम परिवार वालों को तो बहुत दिक्कत हुई है। तो मतलब महंगाई तो परेशान कर रही है ना? हाँ, महंगाई तो लगातार परेशान करती रही है। महिलाओं को घर चलाना होता है, सबसे बड़ा उनके पास एक समस्या होती है कि घर खर्च। तो सिलेंडर के दाम बढ़े, बाकी चीजों के दाम बढ़े, इससे दिक्कत है कुछ? बीजेपी से सवाल करेंगी कि क्यों ये दाम बढ़ रहे हैं, कब कंट्रोल में आएंगे? नहीं, दाम तो बढ़े हैं, मगर ये भी तो है, जैसे हम सिलेंडर पहले लेने जाते थे, लाइन में बहुत बहुत खड़े रहना पड़ता था। अब तो हमें ऐसा नहीं होता है ना, अब तो हमने फ़ोन पर बुकिंग करी, तुरंत हमें सिलेंडर मिल जाता है, सारी सुविधाएं। अगर खर्चा बढ़ा है तो सुविधाएं भी तो हमें बहुत मिल रही हैं। तो खर्चा अगर थोड़ा सा बढ़ेगा तो सुविधाएं भी तो हम ले रहे हैं ना सारी चीज़ों की, तो वो बीजेपी ने की थ्रू ही तो ले रहे हैं हम, वरना कैसे ले पाते? अभी तक तो हमें कहीं नहीं मिली थी ये सुविधाएं। चलिए, यानी लोग मान रहे हैं कि सुविधाएं मिली हैं, पैसा देना पड़ रहा है तो पैसा देना पड़ रहा है, लेकिन अगर सुविधाएं मिल रही हैं तो ठीक है, चलता है। हाँ जी मैम, अगर हमें मतलब पैसा खर्च कर रहे हैं और सुविधाएं मिल रही है तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। और बीजेपी की सरकार में महिलाएं बेखौफ घूम रही हैं और मतलब कोई डर नहीं है, सब निडर, सब रामराज आ गया। जब से सपा और ये थी तो गुंडागर्दी बहुत होती थी। मेरठ में वाकई ये बहुत बड़ा एक इशू था, अपराधियों का बहुत बड़ा इशू था और महिलाएं बहुत परेशान रहती थी, ये सच है। इस पे कुछ हद तक नियंत्रण भी हुआ है, जो बात योगी आदित्यनाथ भी करते रहे हैं। ये बताइए, आप इनमें से किससे सवाल पूछना चाहते हैं? हमारे अमित अग्रवाल जी हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरा एक बात है, हमारे जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं 20 और 80 की लड़ाई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ, इसे हिंदू मुसलमान को बंद करिए, विकास के ऊपर वोट मांगिए, विकास की बात करिए। और आप लोगों से भी एक अपील है मेरी, आप लोग पार्टी के प्रत्याशी बुलाते हैं, उनके समर्थन ज़्यादा बुलाते हैं, समाज सेविक लोगों को अब आप ज्ञान नहीं दिया करिए ना, फिर यही दिक्कत हो जाती है आप लोगों की। 20-80 की बात करते हैं मुख्यमंत्री, तो वो 20-80 क्या है ये समझा दीजिए पहले तो, क्योंकि मुख्यमंत्री ने 20-80 की बात की, उसका इंटरप्रिटेशन हर व्यक्ति, हर पार्टी अपने आधार पे कर रही है, लेकिन समझ सब रहे हैं कि इशारा किस तरफ है। नहीं, इशारा कोई कुछ भी समझे, हमने तो नहीं कहा कि 20 हमने मुस्लिम को छोड़ा। मैं यहाँ से उम्मीदवार हूँ, मुस्लिम वोट मुझको मिलने वाला है, बहुत अच्छी संख्या में मिलने वाला है। तो फिर ये 20 कौन है? अरे 20 जो हमको मिल नहीं पाता है वो किसी भी वर्ग का हो सकता है, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो उनके लिए भी 60 का 60 पूरा हमारा, 80 40 का बंटवारा, 40 में भी हिस्सा हमारा। ये सब मौर्य जी ने कहा। अच्छा, मौर्य जी का बयान आपने ले, मतलब जो उन्होंने स्टेज से कहा था, तो पूरा हमारा, कि उन्होंने 40 कहा का बंटवारा, उसमें 20 था हमारा, तो उसमें से बचवा हुआ 20 है, हम उस 20 को पूरा करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हमें 100 तक जाना है। वो जो 20 छूट रहा है उसकी योगी जी बात कर रहे हैं कि उस 20 को भी हमें पूरा करना है। बताइए, वो तो वो 20 भी लेके चले जाएंगे, 100 बाकियों को क्या मिलेगा? कोई अगर कोई इनसे पूछे तो सही, कोई अगर इनसे पूछे जो ये लोग वादे करके आए थे उस बारे में कोई इनसे ना तो सवाल पूछ रहा है ना ये बता रहे हैं। इन्होंने कही थी किसानों की आय दुगनी करेंगे, क्या हुआ? इन्होंने बताया था अच्छे दिन आएंगे, कौन से अच्छे दिन आए? मुझे ये देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोग महंगाई के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। कर तो रहे हैं बात, कहाँ करा, कर रहे हैं कहाँ करा? आदमी ये नहीं कह रहा कि 100 रुपए पेट्रोल पहुंचा, ये नहीं कह रहा 200 रुपए सरसों का तेल पहुंचा। आप बात कोई कर नहीं रहा। बात क्यों की? अरे प्लानिंग आप देखिए ना कितनी वो भीड़ के साथ आए हैं। इसका मतलब आप समझिए ना। अरे आम आदमी, एक मिनट, चुनावी मीटिंग है, एक मिनट देखिए, बात होनी चाहिए महंगाई की, बात होनी चाहिए किसानों की आय की, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। बात होनी चाहिए गन्ने की, ये बात करते हैं जिन्ना की। अरे बात की बात अखिलेश यादव ने की, तब आप मैं दोनों को कह रहा हूँ, मैं दोनों को कह रहा हूँ। हमने क्या कही, यहाँ बात होनी चाहिए गन्ने की, यहाँ बात हो रही है। एक ने बात छेड़ दी जिन्ना की, दूसरा उस पर बहस करने लगा। एक ने उसका नाम लिया। क्या कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान चुनाव बनाना चाहते हैं। बात करिए गन्ने की। आपने कहा था ना किसानों की आय दुगनी करेंगे, क्यों नहीं करी? किसान आपने 25 रुपए 5वें साल में बढ़ाए। जब 5 राज्यों के चुनाव आ गए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई दे गया कि आपकी धरती नीचे से निकल गई है, तब आपको 25 रुपए पूरे 5 साल में बढ़ाने याद आए। किसान भूखमरी की कगार पे पहुंच रहा है, किसान भूखमरी की कगार पे पहुंच गया, वो आपको दिखाई 5 साल में नहीं दिया। चुनाव के समय आपने 13 महीने किसान वहां बैठाए रखे। मैं कह रहा कि वो किसान थे, आप लोग कहते हैं कि जो तो चंद लोग थे, वो चंद लोगों के आधार पे आपने चुनाव के समय वापस लिया। आप 13 महीने पहले ले सकते थे। ये सवाल कौन पूछेगा इनसे? वो सवाल सब पूछे जाते हैं। ये एक बात बताइए कि अगर यही बढ़ाने थे गन्ने के दाम तो पहले वाकई क्यों काम नहीं किया गया? क्यों अब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बिजली का बिल 50% माफ करेंगे? पिछले 5 साल क्यों नहीं कर दिया? गन्ने का
जहाँ तक ये प्रश्न उठा रहे हैं, किसानों का यूरिया का हमने कितना आसान कर दिया। डंडे लगते थे, लाइन में लगना पड़ता था और डंडे लगने पड़ते थे। घटा देना। अरे आप बोले मैं बीच में नहीं बोला, आप बोले मैं बीच में नहीं बोला ना, बीच में नहीं बोला ना मैं धामा। हमने यूरिया के डंडे से बचाया, नीम कोटेड यूरिया किया। कंपनी वाले उठा के ले जाते थे कांग्रेस के सरकार में और सपा की सरकार में यूरिया को, वो यूरिया को हमने बचाया उनके चंगुल से। आज किसान को यूरिया मिल रहा है। बिजली आती थी, रात को बिजली नहीं आती थी, किसान जाता था कट्टा लगा के जाता था। अब वो कट्टा के बजाय यूरिया का कट्टा मिल रहा है उसको, वो कट्टा लगाना बंद कर दिया उसने। अब किसान पूरे टाइम बिजली आ रही है, किसान कभी भी खेत में जाके बिजली देता है। यहाँ बैठे ना तुम्हारे बोलने के लिए, बैठे ना लोग बोलने के लिए। एक मिनट शांत रहो, सबके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ है ना बोलने के लिए। तुम्हारी आवाज तो जा नहीं रही माइक में, क्यों चिल्ला रहे हो बेकार में, अपनी एनर्जी खराब कर रहे हो। फिर देखिए सहमत हो, अब दूसरों को भी कर ले, आप भी दोनों क्या यहाँ आप एक सवाल नहीं, अभी सुनिए ना, एक सवाल और पूछ लीजिए। ये इन्होंने अभी बिजली की बात करी, आप सवाल तय करेंगे, मैं ही पूछ रहा हूँ। आप इनसे ये क्यों नहीं पूछते? रुकिए ना, रुकिए, नहीं मैं क्या सरकार हरियाणा में मैं क्या पूछूंगी, आप तय मत करिए। अरे अंजना, मैं क्या पूछूंगी अर्चना, मैं क्या पूछूंगी, आप तय मत करिए। मैं अपने सवाल इन्होंने तो शुगर मिले बेच दी, ये गन्ने किसान की क्या रक्षा करेंगे? गन्ने शुगर मिले बंद करा दी इन्होंने, सारे बेच दी, सब बेच त्यागी दी। साहब, इनकी लड़ाई में आपका वजूद कहाँ है? आप लोग किसान आंदोलन का समर्थन करते रहे, लेकिन क्या ये वोट आपको मिलेंगे या ये वोट समाजवादी पार्टी और आरएलडी ले जाएगी? नहीं, आपने खुद कहा कि हम समर्थन करते रहे। अगर किसानों का हम समर्थन करते रहे तो किसानों की वोटें तो हुआ ना, तो राहुल गांधी समर्थन करते रहे, ट्विटर पे तो कम से कम बहुत दिखा। नहीं, आपने ट्विटर पर देखा ना, समर्थन करते रहे ना। जब समर्थन किसानों का करते रहे तो वोट हमें मिलेंगे, और किसको मिलेंगे वोट भी हमें मिलेंगे। एक दिक्कत बताऊं, दिक्कत क्या है? सड़क पे आके, जमीन पे आके नहीं दिखते हैं, समर्थन करते नहीं दिखते, आंदोलन करते। ज्यादातर ट्विटर आंदोलन चल रहा है। कांग्रेस की समस्या ये किसानों ने ये कहा था कि हम किसी राजनीतिक पार्टी को अपने मंच पर नहीं लाएंगे, इसलिए मंच पर दिखाई नहीं दिए थे। सड़क पे तो प्रदर्शन कर सकते हैं, किसने रोका था? सड़क पे हमेशा प्रदर्शन हुआ है। सड़क पे तो हमें सड़क पे ही तो आए हैं। अगर आज हम सड़क पे ना होते तो हम चुनाव में लड़ते क्यों? आज इस देश में हाँ, हम सड़क पे ना लड़ते होते तो देश में राज नहीं होता। कोई कांग्रेस पार्टी कोई अजीबोगरीब पार्टी बन के नहीं चली आई है। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भी शासन किया है, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बिल्कुल लंबा शासन किया है। तभी लगता है कि ये पार्टी यहाँ पर जो मजबूत होनी चाहिए, उस पार्टी की दुर्दशा देख के वाकई दुख होता है हम जैसे लोगों को। चलिए उम्मीद करते हैं कि 2022 में कोई चमत्कार हो जाए। ये बताइए खजूरी साहब कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी इस बार चुनाव साथ लड़ रही है। पिछली बार ये लड़े थे समाजवादी पार्टी के साथ, 2 यूपी के लड़के थे, वो लड़के कोई कमाल नहीं कर पाए, लेकिन इस बार क्या ये दोनों लड़के जयंत चौधरी अखिलेश यादव कमाल कर पाएंगे? ये चौधरी चरण सिंह रूपी जो बरगद का पेड़ है, ये 2 शाखाएं हैं और ये उसी परिवारों से हैं जो किसान की सोच रखते हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, विकास की बीजेपी बात करती है। इनसे पूछिए कितनी एम्बुलेंस खरीदी, कितनी बसें खरीदी, और राम के और भगवान के वोट में छिपकर वोट मांगना चाहते हैं। अपने विकास की, सबका विकास सबका साथ, सबका विकास के नाम पर वोट मांग के दिखाए ना। मेरा कहना है वो तो कह रहे हैं हमने भव्य मंदिर बना दिया, जिसकी हम बात करते थे। मंदिर हमारे दिल में है, दावा कहती है, मंदिर हमारे दिल में है। बीजेपी दावा करती है कि जो उसने कहा था वो पूरा किया, चाहे 370 हो चाहे राम मंदिर वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। और जब राम मंदिर के नाम पर राम हमारे घट घट में है। यहाँ मुसलमान में भी राम है। नेताओं ने कहा था राम सेतु नहीं है, काल्पनिक है। हम पे जब कोई विपत्ति आती है हम भी राम कहते हैं। एफिडेविट दिया था, राम के नाम पे काल्पनिक है राम सेतु। वो लोग भूलते नहीं है, याददाश्त इतनी कमजोर नहीं। राम में ये अपने बड़े नेताओं से पूछिए, आप बोलिए। सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट है ना, और अब देखिए वही राम मंदिर बना है। तो अब लेकिन राम मंदिर जब बना है तो सब जा रहे हैं वहाँ पे, सारी पार्टियां वहाँ पर जा रही हैं। जाना चाहिए, लेकिन पहले वजूद से इनकार क्यों? बिल्कुल जाना चाहिए। किसी व्यक्ति का या किसी पार्टी का नहीं होता है, भगवान तो सबके हैं ना। एक बात बताइए अग्रवाल साहब, आपके लोग क्या वाकई धार्मिक आधार पर ही वोट पाने की कोशिश कर रहे हैं? बीजेपी क्या धार्मिक आधार पर ही बांट रही है? धार्मिक आधार नहीं है, वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। हिंदुस्तान के अंदर, विश्व के अंदर
2700 और 2800 साल से पुराना कोई धर्म नहीं है जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं। वही सनातन है, वही प्राचीन है। वोट मांगने के लिए क्या सुनिए, की जरूरत पड़ती है? जैन धर्म 3500 साल का, बौद्ध धर्म 2500 साल का, वो भी हिंदू धर्म का ही अंग है। उसके बाद क्रिश्चियनिटी 2000 साल की और मुस्लिम धर्म 1400 साल का। ये पूछ रही हूँ कि क्या वोट धर्म के आधार पर ही मिलेगा? हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर वोट मांगते हैं। इस राष्ट्र को, हमें जो यहाँ की संस्कृति है, जो संस्कृति की पूजा थाईलैंड में भी होती है, जो संस्कृति पूजा इंडोनेशिया में भी होती है, हम उस संस्कृति के पोषक हैं। वो हिंदू संस्कृति की है, प्राचीन संस्कृति की है, भारतीय संस्कृति की है। हम उस संस्कृति राष्ट्रवाद को देश के अंदर पुनः स्थापित करना चाहते हैं। मुझे वो दिन याद है, ये रालोद और सपा का गठबंधन हुआ जब 86 में मुख्यमंत्री बनने की बात थी। मुलायम सिंह जी के लोगों ने, मुलायम सिंह जी मिलकर अजित सिंह जी को विधानसभा के कार्यालय में पटक दिया और उनको मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया। नेता वो चुने गए थे, नेता अजित सिंह चुने गए थे। विकास और शिक्षा की जो बात लेके आप लोग चले थे, उसका क्या मॉडल है? अभी तक धरातल पर क्या उतरा? शिक्षा की नीति को हमने बदला है। जब से अंग्रेज यहाँ आए थे, मैकाले ने शिक्षा यहाँ पद्धति चलाई थी केवल बाबू पैदा करने के लिए। आज हमने उस शिक्षा नीति को बदला है, उसका परिणाम सामने आएगा। दूसरी बात विकास की बात है। दिल्ली जाने में 3.5 घंटे 4 घंटे लगते थे, आज 1 घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं हम लोग। मेरठ एक्सप्रेस बन गया। लखनऊ जाने में पूरी रात पूरा दिन लग जाता था, प्रयागराज जाने में पूरा दिन लगता था, 4 घंटे 6 घंटे में पहुंच जाएंगे। राकेश रस्तोगी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, चैम्बर ऑफ कॉमर्स यूपी। आप क्या कहना चाहेंगे? इनमें से किसी से सवाल पूछना आपको? नहीं, मैं तो सवाल क्या ये बताना चाहता हूँ कि अभी बहनों से पूछा गया महंगाई के बारे में, आपने पूछा। अगर सुविधा है तो महंगाई नहीं। ये जो सड़कें बनी, एक्सप्रेसवे यूपी में बन गए, ये अगर हमारी कॉस्ट पे बन रहे हैं तो हम इसमें खुश हैं, क्योंकि प्रगति हो रही है, देश का विकास हो रहा है और इस विकास पे हम सबका विकास, सबका विश्वास के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए भाजपा जीतेगी। ठीक है, आपको कुछ कहना है सर? ठीक है, ये बताइए सर, आप क्या कहना चाहते हैं? किसी से कुछ पूछना चाहते हैं? कुछ देखिए, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्थान है जो क्रांतिकारी स्थान कहलाता है पहले से ही। आज़ादी की लड़ाई में यहाँ का सबसे बड़ा योगदान रहा है। यहाँ राजनीतिक पार्टियाँ अपनी रोटी सेकती हैं, लेकिन जनता को क्या सुविधा मिलनी चाहिए इसके बारे में विचार कम करती हैं। मैं सभी पार्टियों से इस प्रदेश की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता का सबसे एक अहम सवाल मैं पूछना चाहता हूं, बीजेपी से खासकर, चूंकि वो आज सत्ता में है, उससे पहले कांग्रेस भी सत्ता में सेंटर में रही है। सवाल यह है कि हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश कब तक पिसता रहेगा? हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सन 1955 में पहली बार डॉक्टर संपूर्णानंद की जब सरकार थी, पहली बार डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने एक प्रस्ताव पारित करके भेजा था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना तुरंत की जानी चाहिए। आज तक उस मुद्दे के लिए यहाँ के वकील लोग, यहाँ की जनता 50 बार बंद भी कर चुकी है, लेकिन नहीं हुआ है। ये सवाल आपसे बनता है। ये बताइए, 5 साल आपकी सरकार रही, क्यों नहीं हुआ? उसके पहले समाजवादी पार्टी की भी सरकार, ये लंबे समय से मांग है, ये मांग क्यों पूरी नहीं हो पा रही है? भाई, हमारी 5 साल से सरकार आई है, जिनकी 55 साल सरकार आई, उनसे पूछो पहले उन्होंने क्यों नहीं बनाया। मैं हाई कोर्ट की बेंच का समर्थन करता हूं और मेरा निरंतर प्रयास रहेगा कि हाँ, हाई कोर्ट की बेंच आए, लेकिन जब तक नहीं आए तब तक हमने इलाहाबाद प्रयागराज के रास्ते को छोटा करने का प्रयास कर दिया है। 6 घंटे में इलाहाबाद पहुंच जाएंगे हम लोग। चलिए, अब मैं एक सवाल सबसे लूंगी, पर बेंच नहीं मिलेगी जब तक नहीं मिलेगी तब तक। बेंच नहीं, मैनिफेस्टो में इस डिमांड को रखवाएंगे। वाजिब सवाल है, क्योंकि लोग भरोसा करते हैं कि आपके मैनिफेस्टो में जो होता है वो पूरा होता है। प्रत्याशी के रूप में इनके बेंच की इनकी मांग नहीं है, मेरी भी मांग है। मैं उसका समर्थन करता हूं, मैं इनका समर्थक रहा हूं और मैं उसके लिए पूरी तरह से प्रयास करूंगा उनके साथ। सरकार के रूप में समर्थन मांगे। अरे ये है ना मेरे पास लाइसेंस। जो हिंदू मुस्लिम की बातें कर रहे हैं, आज से 2017 के बाद पहले यहाँ पे जन्माष्टमी नहीं लगने दी जाती थी।
यहीं से 100 तमाम आरोप हैं, समाजवादी पार्टी आपके साथ है खजूरी जी, तो ये जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना कि वो कह रहे हैं पहले यहाँ पे थोड़ी दूर पे जन्माष्टमी नहीं मना पाते थे। सर कमिश्नर चौराहे से महिला लगता है, कमिश्नरी चौराहे, कमिश्नर आवास से चौराहे तक। मैं कर रहा हूँ जन्माष्टमी 2017 से पहले जन्माष्टमी नहीं लगने देती थी सपा गवर्नमेंट। नहीं हमेशा लगती थी, आप गलत गुमराह कर रहे हैं, हमेशा लगती थी, हमेशा हमेशा लगती थी। जो ये अच्छा चलिए, जो सर ने सवाल पूछा था उस पे वो सबसे जवाब चाहते हैं, क्योंकि सरकार किसकी है ये तय नहीं है ना। तो ये बताइए, अगर आपकी सरकार आएगी तो क्या यहाँ पर बेंच बनेगी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लंबे समय से मांगे? पहले इस बात का समर्थन कर दिया था और यूपी के भी वो सहमत होंगे, पहले इस बात का समर्थन कर दिया था और यूपी के भी 4 हिस्से का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया था कि यूपी के भी हिस्से करके छोटे कर दिए जाए, बड़ा प्रदेश है। पूछिए उन लोगों से, वो पहले से ही हाई कोर्ट के लिए पक्षधर थी। आप बताइए, समाजवादी पार्टी की तरफ से आप कुछ आश्वासन दे पाएंगे? आश्वासन नहीं, ये मुद्दा ही हमारा है, ये हमारे दल का मुद्दा है, हाई कोर्ट बेंच का मुद्दा ही हमारा है। अर्चना जी, मैं प्रदेश महासचिव हूँ राष्ट्रीय लोकदल का, अनीस कुरैशी मेरा नाम है। मेरा पूछना ये है कि जो लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, वो जो भी लोग हैं, वो मुझे ईश्वर खुदा का फर्क बता दें, या ये बता दें जब दुनिया बनी थी तो 2 औरत 2 मर्द बने थे, एक हिंदू एक मुसलमान था, या एक औरत एक मर्द ही पैदा हुए थे? मेरा सवाल ये है। सवाल वाजिब पूछा है जी। दूसरी बात ये है कि अगर हम एक ही माँ बाप की औलाद हैं, चूंकि मैं मुसलमान हूं, मेरा कुरान कहता है, अल्लाह कुरान में कहते हैं कि तुम एक माँ बाप की औलाद हो, आपस में भाई भाई हो। कुरान ने सबसे पहले कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सबका मालिक एक है। मेरे कुरान में अल्लाह ने कहा कि तुम एक माँ बाप की औलाद हो, आपस में भाई भाई हो, भाइयों की तरह रहो। जो लोग भाई से भाई को लड़ाने की बात करते हैं, या तो वो ये बता दें कि ईश्वर और खुदा में फर्क है, वरना उन्हें शर्म आनी चाहिए और राजनीति छोड़नी चाहिए। बहनों का सुहाग ना उजाड़े। बिल्कुल, इसका जवाब आप दीजिए, इसका जवाब आप दीजिए त्यागी साहब, जो ये बात कह रहे हैं कि क्यों लोगों को लड़ा के, क्यों ऐसा लगता है कि जब 2 लोग अलग होंगे तभी राजनीतिक पार्टियां जीत हासिल कर पाएंगी? आपसे नहीं बनता ये सवाल? तौकीर रजा आपके ही पार्टी में आए ना, आप ही समर्थन कर रहे हैं, आपसे सबसे पहला ये सवाल आज बनता है। इसीलिए तौकीर रजा ने कहा है कि जो उनको शहीदों का दर्जा मिलना चाहिए बाटला हाउस में जो आतंकवादी मारे गए थे, इसलिए सवाल आपसे बिल्कुल बनता है। सवाल इस बात का है कि जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, और मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बैठा हूं यहाँ पे, कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने कभी सांप्रदायिकता को बढ़ावा नहीं दिया, न उन्होंने कभी ये हिंदू और मुस्लिम पर बंटवारा किया। अगर हिंदू और मुस्लिम का बंटवारा पहले तौकीर रजा पे आप क्या कहेंगे, जो कह रहे हैं कि हिंदुओं को मारना चाहिए? जो उनका बयान है बहुत ही घटिया है, वो मैं यहाँ बोलना भी नहीं चाहती। ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। उन लोगों से सवाल तो ये है ना, उनसे आप कैसे मत शेयर करते हैं, उनसे कैसे आपने सपोर्ट लिया, सवाल नहीं पूछे जाएंगे। आप लोगों से भी यही सवाल है कि क्यों जब तक, क्या सभी राजनीतिक पार्टियों से सवाल है, जब तक क्या विभाजन नहीं होगा तब तक क्या वोट नहीं मिलेगा? हमने कहा सबका साथ सबका विकास, हमने सबको वैक्सीन एक तरफ से लगाई। सुनिए, हमने सुनिए, अरे दामाद जी, हमने गैस दिए, मुस्लिम महिलाओं माँ बहनों को भी दी, हमने हिंदू को भी दी, हमने राशन दिया, हमने राशन फ्री बांटा, हमने हिंदू को भी दिया, मुसलमान को भी दिया, हमने कोई अंतर नहीं किया। एक चीज बताइए, मेरठ की जनता के बीच क्या मुद्दे लेके, क्या वादे लेके आप जाएंगे? सबसे यही सवाल है, एक करके सब जवाब दीजिए। देखिए, हम लोग तो विकास की बात कर रहे हैं, बार बार ना हिंदू मुसलमान की बात करते, हम लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, गन्ना किसानों की बात कर रहे हैं। और 2007 से 12 तक ये लोग कहते हैं ना, कोई दंगा हुआ हो तो बताओ, हम उस शासन प्रशासन अनुशासन की भी बात करते हैं। 2007 से 12 तक के जो हमारे काम है, हम उनके नाम पे वोट मांग रहे हैं, विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं। हम भी सिर्फ विकास के नाम पे, विकास जो इसमें मेरठ में हुआ है वो भी हमारे शासनकाल में हुआ था, और विकास के लिए ही हम वोट मांग रहे हैं, और हमारा कोई चीज इसमें ऐसी नहीं है कि जिसके सांप्रदायिकता के आधार पर हम वोट मांगे। ठीक है, खजूरी जी आप? हम किसान, बेरोजगार, नौजवान, महिलाएं, उनके नाम पे वोट मांग रहे हैं, और जो बीजेपी के कुशासन के नाम पे, जो कुशासन हुआ है पिछले विगत 5 वर्षों से, उसके नाम पे वोट मांग रहे हैं। जो ठगा महसूस कर रही है जनता, उसके नाम पे वोट मांग रहे हैं। अग्रवाल जी,
आपको तो जवाब देना पड़ेगा ना, जनता जवाब मांगेगी आपसे कि 5 साल क्या क्या किया है। आप क्या वादे लेकर जाएंगे और क्या बताएंगे कि क्या किया अभी तक? साथ लेंगे, सबका विकास करेंगे, सबका विश्वास जीतेंगे। बस आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। एक ही नारा है, किसी के नाम पर वोट नहीं मांग रहे, एक ही नारा है, आधार पर वोट नहीं मांग रहे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ये राजनीतिक पार्टियां हैं, ये अपने अपने तरीके से जनता के सामने जाती हैं, वादे करती हैं और बताती हैं वो आपके लिए 5 साल क्या करेंगी। तो अगर आपको भरोसा है जिस भी पार्टी पर, उसे वोट दें, वोट जरूर दें और इन पार्टियों को परखें कि कौन अपने वादे पे खरे उतरती है और कौन सिर्फ वादे करती है। आज चुनावी अखाड़ा में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और जगह, कुछ और नेताओं के साथ और कहीं और की जनता के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।